तो लास्ट सेशन जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, आज उसी को हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। आज हमें आपके सामने कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि आपको अगर टर्बो सी यूज़ नहीं करना है और जीसीसी कंपाइलर का यूज़ करना है जो कि लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, तो उसके साथ हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा कंपाइलर जीसीसी, उसमें आपको ज़्यादा इजी रहेगा टर्बो सी की कंपेरिजन। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें जीसीसी कंपाइलर कहाँ से पहले तो मिलेगा। ठीक है, तो आपको पहले कहाँ चले जाना है, गूगल पे चले जाना है। गूगल में से आपको कोड ब्लॉक को सर्च कर लेना है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि कोड ब्लॉक क्या है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, सी प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, कोड ब्लॉक में ओपन कर लिया वेबसाइट आपने उसका, तो इस तरीके का पेज आएगा। उसमें आपको ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है कि डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होगा, आप उसको इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, डबल क्लिक करके तो उसके ऊपर जाओगे तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग वर्जन्स आएंगे। तो वहाँ पर आप थोड़ा नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग वर्जन होंगे। उसमें से आपको ये मिंग डब्ल्यू वाला जो है उसको कंसिडर करना है। ठीक है, कौन सा, मिंग डब्ल्यू सेटअप फाइल जो है वो आपको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग लिंक है। एक तो फोर्स हब है, उसके सर्वर पर से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर sourceforge.net जो वेबसाइट है वहाँ के उसके सर्वर पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। कहीं पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे डेस्कटॉप पे वो अवेलेबल है। ठीक है, अब हमें कोड ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या कर देना है, कोड ब्लॉक इंस्टॉलेशन के साथ हमें जो जीसीसी कंपाइलर मिलता है उसकी ज़रूरत है, और उसको हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारी सिस्टम के अंदर उसको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा विंडोज़ 10 के अंदर जो पावर शेल आपको मिलता है, ठीक है, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट है, उसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, जीसीसी कंपाइलर के जरिए हमारा सी प्रोग्राम को कंपाइल करके हम उसको रन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने इंस्टॉल कर लिया, तो ये जो कंपाइलर का जो डेटा होगा वो कहाँ पर इंस्टॉल होगा, तो कि आपका जो सी डायरेक्टरी होगा वहाँ पर चले जाना है और प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में कोड ब्लॉक नाम का ये फोल्डर यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहेगा। कोड ब्लॉक का फोल्डर आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको मिंग डब्ल्यू नाम का जो फोल्डर दिखाई देगा उसके अंदर चले जाना है। मिंग डब्ल्यू का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको जैसे टर्बो सी में हमें बीन, लाइब्रेरी, ईटीसी, इंक्लूड वगैरह जो फोल्डर दिखते हैं वैसे ही सारे फोल्डर दिखेंगे। उसमें आपको बीन के अंदर चले जाना है। ठीक है, बिन के अंदर चले जाओगे तो उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखोगे तो आपको gcc.exe नाम की एक फाइल दिखेगी। ठीक है, आपको उस फाइल को कुछ करना नहीं है, आपको क्या कर देना है, अभी तो जो यहाँ पर हमारा एड्रेस बार है ऊपर दिख रहा होगा आपको, एड्रेस बार, वहां पर एरो क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो आपका पाथ होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। बाद में इस पाथ को आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो पीसी होगा या फिर आपके डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर है, ठीक है, तो वहां पर चले जाना है। तो वहां पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। अगर आपके डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर नहीं है तो आप यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास विंडो दिख रहा होगा वहां पर माई कंप्यूटर दिख रहा होगा। अगर विंडोज 7 और विंडोज 8 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो, अगर 10 है तो यहाँ पर उसका नाम दिस पीसी होगा। वहां पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाना है, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज को क्लिक करोगे तो आपको जो विंडोज 10 का जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होगा वो दिखाएगा।
उसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में 4 अलग अलग मेन्यू दिखेंगे, उसमें से जो लास्ट मेन्यू है आपका कि एडवांस सिस्टम सेटिंग, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। तो आपको एक नया पॉपअप विंडो मिलेगा, ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज नाम का। उसमें आपको क्या करना है, लास्ट में चले जाना है, यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल ऐसा लिख के हुए एक बटन होगा, उस बटन को आपको क्लिक करना है। तो अलग से फिर से आपके पास पॉपअप विंडो ओपन होगा, उसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स है, एक तो जो यूजर्स वेरिएबल है जो ऊपर का बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, उसमें सारे यूजर्स के वेरिएबल है। मतलब अगर आपके सिस्टम में अलग अलग यूजर है तो अलग अलग यूजर अपने हिसाब से पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, हाँ, जो एनवायरमेंट वेरिएबल है उसका सेटिंग कर सकते हैं। नीचे जो है सिस्टम वेरिएबल्स है, ठीक है। तो आप ये जो वेरिएबल है दोनों में से कहीं पर भी सेट कर सकते हो। आपको वेरिएबल का नाम क्या रखना है, अगर देखो यहाँ पर मेरे पास पाथ नाम का वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपके पास पाथ नाम का वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर न्यू बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से नया पॉपअप विंडो आ जाएगा, उसमें पहला होगा, उसमें आपको पाथ इस तरीके से, वेरिएबल का नाम आपको पाथ ही रखना है, ठीक है, वेरिएबल का नाम चेंज नहीं करना है आपको। कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू आपको क्या करनी है, जो हमने यहाँ से कॉपी किया हुआ था एड्रेस बार से, उसको वहां पर रख देना है, कॉपी पेस्ट कर दिया। बिन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एंड में स्लैश करना है और उसके बाद आपको क्या लिख देना है, gcc.exe लिख देना है, ठीक है। क्योंकि हमें जो जरूरियात किसकी है कि बिन फोल्डर के अंदर जो gcc.exe फाइल है उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको ओके कर देना है, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। ये तो था अगर आपके सिस्टम के अंदर पाथ नाम का वेरिएबल नहीं है तो। अगर पाथ नाम का वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उस केस में आपको न्यू नहीं करना है, ठीक है। जो भी पाथ नाम का वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो नीचे न्यू के बाजू में एडिट नाम का बटन है, तो उसको ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर न्यू पॉपअप विंडो आ जाएगा। और यहाँ पर जो पाथ नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, वो एक से कहीं मतलब पाथ नाम का वेरिएबल का यूज एक से ज्यादा एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं आपके सिस्टम के अंदर। अगर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आपने डाला है तो, अगर नहीं डाला है तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अगर ऑलरेडी वैल्यू है, ठीक है, और उसमें आपको नई वैल्यू ऐड करनी है तो यहाँ पर न्यू बटन दिया हुआ है। ये विंडोज 10 में ही ये बटन वाली फैसिलिटी है, ठीक है। विंडोज 8 और 7 में इस तरीके का फैसिलिटी नहीं है बटन में। उसमें आपको क्या करना होगा, मैन्युअली अपेंड करना होगा। तो मैन्युअली अपेंड कैसे कर सकते हो आप, तो जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके बाद में सेमीकोलन लगा के नया जो वैल्यू है वो सेमीकोलन के बाद में आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो विंडोज 10 में अगर न्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एडिट का बटन, मतलब टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर एडिटेबल हो जाएगा। वहां पर आपको क्या कर देना है, वो वैल्यू को जो आपने कॉपी की है उसको पेस्ट कर देना है और वहां पे बाद में क्या लिख देना है, gcc.exe, और उसके बाद में आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। उसके बाद सब जगह ओके ओके कर देना है आपको और सारे विंडो को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको प्रोग्राम बनाना है वहाँ पर चले जाना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे सी प्रोग्राम के फोल्डर के अंदर, CMD वाला जो फोल्डर है उसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बनाते हैं और उसको हम क्या करेंगे, जीसीसी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं और सिंपल प्रोग्राम हम लिख देते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए।
तो यहाँ पर प्रोग्राम का नाम हम दे देते हैं कमांड डॉट सी, इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पर void main, यहाँ पर इंटीजर आएगा तो हमें इंटीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम निकाल देंगे, और यहाँ पर उसमें कांस्टेंट लगा दिया है तो कांस्टेंट की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जो हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से वैल्यू एंटर करेंगे उसको हमें डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अगर हम आर्ग्यूमेंट कितनी है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रिंटफ परसेंटेज डी, उसके आगे मैसेज लिख देते हैं कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज, कितनी आर्ग्यूमेंट है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो आर्ग्यूमेंट काउंट हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ARGC में से हमें क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट काउंट मिलेगा, जितना भी आर्ग्यूमेंट होगा वो वहां से मिलेगा हमें। उसके बाद में हम क्या करवा देते हैं, सिंपल प्रिंटफ कर देते हैं परसेंटेज एस करके हम क्या कर देंगे, ARGV 0 करेंगे। तो ARGV 0 में क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? ARGV में कौन सी वैल्यू आएगी? ARGV में कौन सी वैल्यू आएगी? फाइल नेम। यस, 0 मतलब जो आपका ARGV नाम का एरे है उसका फर्स्ट पोजीशन पे है तो क्या होगा, ऑलवेज आपका फाइल नेम होगा विथ फुल पाथ की वो कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप आर्गुमेंट पास करोगे वो सारा वहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर दो ही यहाँ पर कंसिडर करते हैं अभी, ठीक है, ARGV 0 एंड ARGV 1 को। अभी हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल हमें यहाँ से नहीं करना है, हम कंपाइल कहाँ पर जाके करेंगे, क्योंकि हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, विंडोज सेल को ओपन करेंगे और वहां से हम उसको कंपाइल करेंगे। तो विंडोज जो पावर सेल है उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। सिंपल राइट क्लिक करोगे तो पावर सेल का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। यहाँ पर देखो व्यू है, सॉर्ट बाय है, ग्रुप, रिफ्रेश, अंडू, रीनेम, एक्सेस वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो सिंपल राइट क्लिक नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट का जो की होता है उसको प्रेस करना है और उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। तो शिफ्ट प्रेस करके बाद में राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, देखो ओपन पावर सेल विंडो हियर, ठीक है। सिंपल राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, शिफ्ट का की प्रेस करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे तो ही ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको शिफ्ट करके राइट क्लिक प्रेस करना है और ओपन पावर सेल विंडो हियर, मतलब क्या होगा, आप जो भी फोल्डर के अंदर हो वहां पर आपका क्या होगा, पावर सेल विंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पावर सेल विंडो होगा उसमें जो पाथ होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, आप जिस फोल्डर में होगे वहां तक का पाथ उसमें के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके। फॉन्ट साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि सब लोगों को ठीक से दिखाई दे, ठीक है। फॉन्ट दिख रहा है अभी सबको? यस सर। ओके। तो अभी जीसीसी कंपाइलर के थ्रू प्रोग्राम को कंपाइल करना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने कल ही बताया था आपको कि अगर आप कंपाइलर के जीसीसी के थ्रू करते हो तो आपको क्या करना होगा, पहले क्या लिखना होगा आपको कि जीसीसी इस तरीके से कीवर्ड लिखना होगा पहले आपको, ठीक है। पहले क्या लिखोगे आप, जीसीसी कीवर्ड लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखना है, फाइल का
नाम जो भी आपका है वो डॉट सी करके, और उसके बाद अगर कुछ नहीं करते हो, सिर्फ इतना ही लिखते हो, और उसके बाद आप क्या कर देते हो, एंटर प्रेस कर देते हो। तो अगर आप लिनक्स सिस्टम यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो, ठीक है, लिनक्स में यूज करते हो आप, तो क्या होगा, ये डॉट आउट नाम का फाइल जनरेट होगा। अगर लिनक्स नहीं है हमारे पास, अभी हम विंडोज में है, ठीक है, तो विंडोज में क्या होगा, ए डॉट exe नाम का फाइल जनरेट होगा। ठीक है, अगर आपको ये जो दोनों फाइल जनरेट हो रही है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट उसका नाम यही रहेगा। ठीक है, उसको आपको नेम चेंज करना है, तो आपको जो ये आर्ग्यूमेंट कंपाइल कर रहे हो जब भी आप प्रोग्राम, ये जो स्टेटमेंट है किसके लिए है, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना है। तो वो कौन से है, तो कि आपको पहले क्या लिखना है, जीसीसी, उसके बाद क्या लिखना है, आपका जो भी फाइल नेम है, ये कैपिटल ओ नहीं है, स्मॉल में लिखना है। ठीक है, माइनस जनरेट हो रही है, उसका नाम क्या रखना है, तो वो यहाँ पर आपको पास करना है। ठीक, नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उसके बाद आप एंटर करोगे, तो जो भी आउटपुट फाइल जनरेट होगी उसका नाम क्या होगा, तो कि कमांड डॉट exe, ये नाम की फाइल जनरेट होगी हमारे विंडोज सिस्टम के अंदर। अगर लिनक्स है तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगा, आउट नाम का रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, कंपाइल किस तरीके से हम प्रोग्राम को करेंगे। यस सर। ओके, तो अभी हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं कि जीसीसी, हम क्या लिखेंगे, पहले जीसीसी, बाद में क्या लिखेंगे, हमारा जो फाइल का नाम है वो लिखेंगे कमांड डॉट सी। ठीक है, अब हम पहले डिफॉल्ट के साथ यूज कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि फाइल जनरेट कहाँ, आपका जो आउटपुट फाइल है वो कहाँ जनरेट होगा, जहाँ आपका प्रोग्राम अवेलेबल है उसी फोल्डर के अंदर आपका आउटपुट फाइल जनरेट होगा। ठीक है, अभी हम इसको एंटर करते हैं, तो हमारा जो, अगर कोई भी एरर होगी आपके प्रोग्राम में तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी डायरेक्टली। ठीक है, एरर होगा तो आपको दिखाई देगा, अगर एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम फिर से क्या आपका टर्मिनल में आ जाएगा, कुछ भी इनपुट के लिए वो पूछेगा। अगर एरर है तो जो भी एरर होगा यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। देखो यहाँ पर जो फाइल जनरेट हुई है उसका नाम क्या है, यहाँ पर a.exe नाम की फाइल जनरेट हुई है डिफॉल्ट। अब फाइल जनरेट होने के बाद उसको आपको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है वो चीज है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले क्या लिखना है, डॉट करना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश लिखना है इस तरीके से, बाद में जो भी फाइल का नाम है सिर्फ नाम लिखना है, बाद में एक्सटेंशन आपको नहीं लिखना है। ठीक है, और हम क्या करें, हम आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे। ठीक है, साथ में आर्ग्यूमेंट को भी क्या करेंगे, पास करेंगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट होगी, यहाँ पर हम जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो क्या होगी, आपकी कौन सी इंडेक्स पर आएगी, argv1 के अंदर आएगी, क्योंकि argv0 होगा उसके अंदर डिफॉल्ट क्या होगा, आपका फाइल का नाम होगा। तो यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे एग्जीक्यूशन टाइम पे, ठीक है, जीसीसी कंपाइलर में प्रोग्राम क्या होगा, दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। पहला जब आप कंपाइल करोगे उसके बाद क्या होगा, आपका a.exe नाम का फाइल जनरेट होगा। बाद में क्या करना है आपको, ये जो exe फाइल जनरेट होगी उसको आपको क्या करना है, रन करवाना है। ठीक है, तो रन करवाने के लिए कौन सा कमांड है, तो कि रन करवाने के लिए डॉट फॉरवर्ड स्लैश a, जो कि फाइल का नाम है वो, उसके बाद में अगर कोई भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपको पास करनी है तो जो भी आपको आर्ग्यूमेंट देना है वो आप लिख सकते हो। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो सिर्फ डॉट स्लैश ए करके आप एंटर कर सकते हो, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी हमारे केस में हमें क्या करना है,
कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो अभी हम देखेंगे उसको हम कैसे पास करेंगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अभी हम वापस से टर्मिनल पर आ जाते हैं कमांड। तो हम क्या लिखेंगे, पहले डॉट करेंगे, फिर हमारे पास स्लैश होगा और ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम कोई भी जो आर्ग्यूमेंट है वो दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यदि हमने प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन नहीं किया है, एंटर नहीं प्रेस किया है, हमने क्या लिखा है, पहले तो हमने फाइल का नाम लिखा, बाद में हमने आर्ग्यूमेंट लिखा। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट जो होगा वो गवर्नमेंट वो कहाँ पर स्टोर होगा, तो कि ARGV1 होगा वहां पर होगा, और दूसरा कहाँ होगा, ARGV2 पर होगा। भले ही हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ ARGV1 को ही प्रिंट करवाया है। ठीक है, हमने सिर्फ ARGV1 को ही प्रिंट करवाया है, लेकिन प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, रन कर रहे हो, उस टाइम पे आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी फिक्स लिमिट नहीं है। दूसरे कोई भी फंक्शन होते हैं आपके, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उसमें कितनी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो आप, कि जितनी आपने डिक्लेरेशन टाइम पे डिफाइन किया हुआ है उतनी ही आर्ग्यूमेंट आप वहां पर क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। लेकिन मेन के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जितनी भी चाहे आर्ग्यूमेंट दे दो, उसका काउंट कौन रखेगा, क्योंकि जितनी भी आर्ग्यूमेंट है उसका काउंट किसके पास होगा, ARGC के पास। तो ARGC भी हम क्या कर रहे हैं, मेन के अंदर पास कर रहे हैं, और साथ में ARGV जो कि एक एरे है, कैरेक्टर टाइप का, स्ट्रिंग कंटेंट को स्टोर करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास की है, टोटल 3 हुई। एक तो होगा फाइल का नाम, दूसरा हमने जो 2 एक्स्ट्रा पास की है, तो टोटल कितनी होगी, 3 आर्ग्यूमेंट होगी। लेकिन उस 3 में से हमने एक तो जो फाइल का नाम है उसको प्रिंट करवाया है, और दूसरा ARGV1 है उसको प्रिंट करवाया है। उसके अलावा जो ये सेकंड वाला है ARGV2, उसको हमने प्रिंट नहीं करवाया। तो कोई बात नहीं, एरे के अंदर वैल्यू तो अवेलेबल ही रहेगी, अगर आप यूज करो कि ना करो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होगी वो सेपरेट किससे होगी, क्योंकि जो बीच में ब्लैंक स्पेस आएगा उससे क्या होगा, आपका आर्ग्यूमेंट सेपरेट होगा। ब्लैंक स्पेस के पहले का आर्ग्यूमेंट और उसके बाद का आर्ग्यूमेंट दोनों अलग अलग इंडेक्स पर क्या होंगे, स्टोर होंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। सर ओके, तो अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर, तो हमें आउटपुट दिखाई देगा। तो देखो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, पहले तो कि टोटल आर्ग्यूमेंट कितनी है वो मिला हमें। तो टोटल आर्ग्यूमेंट कितनी है हमारे पास, कि 3 आर्ग्यूमेंट हमने दी थी। एक तो फाइल का नाम था, ठीक है, दूसरा जो 2 आर्ग्यूमेंट हमने पास की थी, गवर्नमेंट एंड पॉलिटेक्निक। ठीक है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हमने पास की थी, जो कि फाइल का नाम था, तो वो पूरा लिखेगा। ठीक है, सी डायरेक्टरी से स्टार्ट करके कहाँ कौन कौन से फोल्डर में ये अवेलेबल है वहां तक लिखेगा, और एंड में क्या होगा, हमारे फाइल का नाम होगा जो कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, a.exe नाम की। ठीक है, उसके बाद हमने ARGV1 को प्रिंट करवाया था, तो वो हमारी क्या हो गई, ये वाली गवर्नमेंट जो हमने आर्ग्यूमेंट पास की थी वो हो गई। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है ये जो पूरा है, उसको मुझे क्या करना है, एक ही आर्ग्यूमेंट के अंदर पास करना है। ये जो पूरा लिखा हुआ है उसे मुझे क्या करना है, एक ही आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या करना है, पास करना है। मतलब ये सारी वैल्यू मुझे कहाँ पर स्टोर करवानी है, ARGV1 नाम की जो इंडेक्स है वहां पर स्टोर करनी है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो भी होगा वो स्पेस से सेपरेट हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई स्ट्रिंग है कि जिसके बीच में स्पेस आता है, और आपको वो पूरी स्ट्रिंग को क्या करना है, एक ही पोजीशन पे स्टोर करना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना रहेगा, वहां पर इस तरीके से
आपकी पूरी स्ट्रिंग को क्या करना होगा, डबल कोट के अंदर उसको पास करना होगा। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट होगा स्ट्रिंग का, ठीक है, वो कहाँ पर जाएगा, जो हमारा आर्ग्यूमेंट का एरे है उसमें एक ही इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इसको भी हम अभी करके देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को फिर से क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हमने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर दिया है। ठीक है, अगर कोड में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो आप, और जो आप इनपुट पास कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर उसमें चेंजेस है, तो आपको प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार कंपाइल कर दिया है। कोड को आपको कंपाइल कब करना है, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल आपको कब करना है, जब आप प्रोग्राम के कोड में कोई भी चेंज करो, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, प्रोग्राम को कंपाइल करना है। अदरवाइज कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इनपुट को चेंज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, इनपुट में ही चेंजेस करना है। पहले हमने क्या दिया था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेपरेट आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास किया था। अभी हम क्या करेंगे, उसको एक ही आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करेंगे। तो उसको हम क्या कहाँ लिखेंगे, विद इन डबल कोट लिखेंगे। ठीक है, तो हम फिर से लिख देते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है, और हमारा जो डबल कोट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जो एंटर करूंगा तो मुझे टोटल आर्ग्यूमेंट कितनी दिखाई देगी, यहाँ पर टोटल आर्ग्यूमेंट हमारी 2 होगी। एक तो कौन सा होगा, आपका जो फाइल नेम है वो, और दूसरा जो हमने पास किया स्ट्रिंग वही। ठीक है, तो टोटल आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पर कितनी दिखाई देगी, 2 दिखाई देगी। फर्स्ट जो होगा वो आपका फाइल का नाम होगा, और दूसरा जो वैल्यू है वो हमें पूरा मिल रहा है ARGV1 नाम की इंडेक्स पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है या फिर स्ट्रिंग डेटा ऐसा है कि जिसमें बीच में स्पेस आता है और जो पूरी स्ट्रिंग है उसको आपको एक ही इंडेक्स पर स्टोर करना है, तो उस टाइम पे आपको वो स्ट्रिंग को कहाँ पर लिखना है, विद इन डबल कोट लिखना है। जब आप आर्ग्यूमेंट के तौर पे उसको पास करो तभी तो क्या होगा, एक ही स्ट्रिंग के फॉर्म में कंसीडर करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ हमने जो प्रोग्राम को यहाँ पर हमने कंपाइल किया था, अब हम देखते हैं अगर हम फाइल का नाम है, जो आउटपुट फाइल जनरेट होती है उसका नाम हमें अपने हिसाब से रखना है, तो क्या करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, जीसीसी, फिर हमारा जो भी सी फाइल है उसका नाम लिखेंगे कमांड डॉट सी, और -o करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपाइलर को बताएंगे कि जो भी आउटपुट फाइल जनरेट होगा उसका नाम आपको क्या रखना है, तो कि अभी हमें कौन सा नाम रखना है, कमांड नाम ही रखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो कंपाइलर को दे सकते हो कि जो भी ये जो सी फाइल जनरेट होता है उसको आपको इस नाम की आउटपुट फाइल जनरेट करनी है। यहाँ पर हमने कमांड डॉट सी फाइल रखा है, तो आउटपुट फाइल भी हमें कंपलसरी कमांड रखना है ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हो। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा जो फोल्डर था यहाँ पर अवेलेबल, उसमें यहाँ पर कमांड डॉट exe नाम की फाइल यहाँ पर जनरेट होके आ गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, कमांड डॉट exe नाम की फाइल जनरेट होके आ गई। जो a.exe थी वो तो पुरानी कंपाइलर थी, डिफॉल्ट हमने किया था वही है, वो चली नहीं जाएगी कहीं पर भी। ठीक है, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक नाम के साथ आउटपुट फाइल जनरेट करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से कंपाइल टाइम पे उसको कमांड देना होगा कंपाइलर को कि मुझे जो भी आउटपुट फाइल जनरेट होती है वो इस नाम से सेव करनी है। ठीक है, अब हम जैसे हमने a.exe को एग्जीक्यूट करवाया था वैसे ही हम क्या करवा सकते हैं, ये जो कमांड डॉट exe नाम की जो फाइल जनरेट हुई है उसको भी हम क्या करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो सेम वही मेथड यूज करना है, सिर्फ यहाँ पर फाइल का नाम चेंज हुआ है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम डॉट लिखेंगे,
फिर क्या करेंगे हम फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, उसके बाद जो भी फाइल एग्जीक्यूट करना है उसका नाम लिखेंगे। तो अभी हमें कमांड फाइल को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो डॉट स्लैश करके जो भी आप फाइल का नाम लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल कंसीडर करेगा, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी उसको कंसीडर करेगा। मतलब जिस फाइल का एक्सटेंशन होगा .exe वही फाइल यहाँ पर क्या होगी, कंसीडर होगी। यहाँ पर हमारे फोल्डर में कमांड डॉट सी फाइल भी अवेलेबल है और कमांड डॉट exe फाइल भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी फाइल कंसीडर होगी वो कौन सी होगी, कमांड डॉट exe नाम की फाइल है, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा जीसीसी कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट दे देते हैं फिर से, इस बार हम पूरा आर्ग्यूमेंट देते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसके बाद भोज, ठीक है। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट एक ही आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या होगा, कंसीडर होगा। अब हम एंटर करते हैं तो हमें टोटल आर्ग्यूमेंट क्या मिला यहाँ पर, तो टोटल आर्ग्यूमेंट कितनी मिली हमें, 2 मिली। फर्स्ट आपका जो भी प्रोग्राम है उसका नाम देखो, यहाँ पर प्रोग्राम का नाम क्या आ गया, कमांड डॉट exe, मतलब ये exe फाइल क्या कर रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है। और उसके बाद जो सेकंड है वो क्या हो गया, हमने जो भी यहाँ पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से जो भी पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट पास की थी वो वहां पर आ गई है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. किसी को इसमें डाउट है तो पूछो अभी। है किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ बोलो। बीच में जो लाइनिंग रखी है उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बीच में रखी है ना अपना लाइनिंग कुछ, यहाँ पर बोल रहे हो ना डैश किया वहां यस पर, सर, यस सर, यस। ओके चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी मोस्ट प्रोबेबली तो यूज होगा ही, क्यों, क्योंकि ये जो आ रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, सारा स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिया और उसके बाद हमने @ कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो कंसिडर कर लेगा, क्योंकि वो सारा कौन से फॉर्म में जाएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा। स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा मतलब जैसा उसको दिख रहा है वैसा ही वो क्या करेगा, वहां पर जाके प्रिंट करेगा, सिंपल जेरोक्स मशीन की तरह, ठीक है। तो आप वहां पर स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो, जैसे कि हमने अभी @ को रख के चेक कर ली, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। सबको समझ में आ गया कमांड लाइन से किस तरीके से आपको सी प्रोग्राम के अंदर आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए आपको प्रोग्राम के अंदर क्या करना होगा, जो कन्वर्टर वाला जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करना होगा, जो कि हमने कल भी बताया था। इंटीजर के लिए कौन सा फंक्शन है आपके पास, A to I, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है आपकी स्ट्रिंग वैल्यू वो यहाँ पर डाल देनी है, तो वो क्या कर देगा, इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर फ्लोट वाली है तो A to F लिखना है, और यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको कहाँ पर कन्वर्ट कर देगा, वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हम फिर से रिपीट नहीं कर रहे, जो मेन था कि आपको जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एनवायरनमेंट हम विंडोज के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और सही मायने में हमारा जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है, जो हमारा मेन पर्पस था। इसमें किसी को कोई भी डाउट तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे अभी। नो सर, नो डाउट। ओके तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाते हैं। तो बीच में हमारे पास एक टॉपिक छूट गया था जो कि है स्टोरेज क्लास का, ठीक है।
मतलब आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हो प्रोग्राम के अंदर या फिर डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो उसके अलग अलग स्टोरेज क्लासेस रहते हैं। मतलब उसमें आप थोड़ा सा जो डिक्लेरेशन टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोई भी कीवर्ड ऐड कर देते हो तो उसका जो पूरा एक्सेसिंग एरिया है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले तो हम उसका नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से स्टोरेज क्लासेस है। तो पहले तो है आपका ऑटोमेटिक, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, ऑटो बोलेंगे। दूसरा है आपका रजिस्टर। तीसरा है आपका, उसको अगर आपको लिखना है तो जो ब्रैकेट में है वो कीवर्ड आपको वहां पर प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तीसरा है आपका एक्सटर्नल, उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा, एक्सटर्न कीवर्ड यूज होगा। और जो फोर्थ है आपका वो क्या है, स्टैटिक, उसके लिए कौन सा कीवर्ड होगा आपके यहाँ प्रोग्राम में, स्टैटिक। जो सारे कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस कर लेते हैं अभी। ज्यादा फर्स्ट वन है जो आप क्या करते हैं, मेनली यूज करते हैं हम ऑटोमेटिक। मतलब क्या होगा, जो भी आप डिफॉल्ट जो भी डिक्लेरेशन होगा कोई भी वेरिएबल का वो इसमें होगा जो कि हमारे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के साथ उसका डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। सपोज आप इंटीजर ए लिखते हो तो भी सेम है वही। अगर आप ऑटो इंटीजर ए लिखोगे तो दोनों चीजें क्या है आपकी, सेम है, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल का डिफॉल्ट जो स्टोरेज क्लास होता है वो क्या होता है, ऑटो होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑटो कीवर्ड लिखो कि ना लिखो उससे कुछ भी फर्क रहता नहीं है। तो जो ये जो डिफॉल्ट है उसका जो रेंज रहता है एक्सेसिंग का वो कहाँ तक रहता है, तो कि जिस भी एरिया के अंदर, मतलब जिस भी ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में, ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में सपोज आपने यहाँ पर इंटीजर ए डिक्लेयर किया है, तो ये जो ए नाम का वेरिएबल है उसकी वैलिडिटी मतलब उसका जो स्कोप रहेगा एक्सेस करने का वो कहाँ तक रहेगा, ये दो पैरेंथेसिस है उसके बीच में जो भी कोड लिखोगे उसके अंदर आप ये जो ए नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, सेम वेरिएबल का नाम का यूज कर सकते हो लेकिन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, उसका स्कोप चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कंपाइलर में उसका फिर से डिक्लेरेशन होगा और उसके साथ उसका वैल्यू भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया जो कि सिंपल वेरिएबल है आपका, ऑटो के साथ करेंगे हम, ठीक है। दूसरा है आपके पास रजिस्टर वेरिएबल, ठीक है। तो उसको आपको डिक्लेयर करना है, तो आपको क्या करना है, ये रजिस्टर कीवर्ड लिखना है जो भी सिंपल हमारा डिक्लेरेशन है उसके साथ में। तो उसमें क्या होगा, तो उसको किस तरीके से आप लिख सकते हो, तो कि रजिस्टर इंटीजर ए, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो सिंपल इंटीजर ए और ये जो रजिस्टर इंटीजर ए है उन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, तो जब कभी भी आप ये रजिस्टर कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल है उसका डिक्लेरेशन करते हो तो कंपाइलर क्या करेगा, ये जो वेरिएबल होगा उसको जो मेमोरी अलोकेट होगी वो कहाँ पर होगी, रजिस्टर के अंदर अलोकेट होगी। और ये रजिस्टर कहाँ पर होगा, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है सीपीयू उसके अंदर रजिस्टर रहते हैं कि जिसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी के जो सिंपल वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, जो हमारी मेमोरी होगी उसके अंदर स्टोर होंगे। अगर आप रजिस्टर कीवर्ड लिखते हो तो वो सारे वैल्यू कहाँ पर स्टोर होंगे, सीपीयू के अंदर जो भी रजिस्टर होगा वहां पर वो स्टोर होंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट क्या रहता है उसमें, तो बेनिफिट ये है कि अगर आप
की जो भी वैल्यू है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हो तो उसकी जो एक्सेसिंग स्पीड है, ठीक है, क्या होगा, एक्सेसिंग स्पीड है वो क्या हो जाएगा, वहां पर इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू आपने सिंपल मेमोरी में स्टोर किया है उससे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोग्राम में कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसकी आपको बार बार जरूरत है और उसका जो वैल्यू है उसको आपको स्पीड में एक्सेस करना है, बार बार रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसको क्या करना होगा, उसको स्पीडीली एक्सेस हो उस तरीके से आपको रखना है। तो उस टाइम पे आप उस वेरिएबल को क्या कर सकते हो, रजिस्टर कीवर्ड के साथ उसको डिक्लेयर कर सकते हो। जब कभी भी आप रजिस्टर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करोगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, कि सीपीयू के अंदर जो भी रजिस्टर होंगे या फिर सीपीयू के पास में जो भी रजिस्टर होंगे वहां पर उसका वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अभी तो नेक्स्ट है थर्ड वन, ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं। थर्ड वन क्या है हमारा, एक्सटर्नल है। तो ये नाम से ही आपको पता चलेगा कि एक्सटर्नल मतलब क्या होगा। सपोज आपने यहाँ पर a.c नाम की जो फाइल है उसके अंदर इंटीजर i डिक्लेयर किया है और सेम वेरिएबल को आपको क्या करना है, b.c नाम की फाइल में उसको एक्सेस करना है। तो आपको b.c में आपको क्या कर देना होगा, उस वेरिएबल को एज ए एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो उसको किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो आप, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक्सटर्न कीवर्ड लिखना है और इंटीजर आई लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर a.c फाइल के अंदर आई की जो भी वैल्यू होगी उसको आप b.c में विदाउट इनिशियलाइजेशन डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। इन शॉर्ट, एक्सटर्न वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो उसका क्या होगा, आप दूसरे किसी भी फाइल में से पर्टिकुलर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हो, कोई भी दूसरी फाइल के अंदर उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सटर्न का मतलब वही होगा, आप उसको किसी भी फाइल, दूसरी फाइल में से किसी दूसरी फाइल के अंदर उसका यूज कर सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखेंगे अभी। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट वाला है उसको तो हमने हर एक प्रोग्राम में यूज किया है और ये जो रजिस्टर वाला है उसको अभी हम परफॉर्म करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव कभी रहेगा जब आपका प्रोग्राम है या बहुत बड़ा होगा, ठीक है, 9000 10,000 लाइन का प्रोग्राम होगा और उसमें आपको कोई वेरिएबल को बार बार एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें आपको इफेक्ट दिखाई देगा किसका, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो हमारे पास तो अभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है तो अभी हम इसको रजिस्टर के साथ एग्जीक्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्सटर्न है उसको हम अभी परफॉर्म करके देखेंगे कि किसी दूसरे फाइल में से वेरिएबल को किसी दूसरी फाइल के अंदर किस तरीके से हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में है फोर्थ स्टोरेज क्लासेस, वो क्या है, स्टैटिक है हमारा। तो स्टैटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर प्रोग्राम में स्टैटिक का हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिक में और जो सिंपल हमारा वेरिएबल है उसमें क्या डिफरेंस रहता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल को आपको स्टैटिक करना है तो उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लिखना है, बाद में हम इंटीजर लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब कभी भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको स्टैटिक लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सपोज आपका ये मेन फंक्शन है और उसके अंदर आपने ये, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, पूरा का पूरा फाइल है, फाइल का नाम आपने a.c रखा है। आपने यहाँ पर क्या किया, स्टैटिक इंटीजर आई कर दिया, उसके बाद मेन फंक्शन में कुछ भी आपने डेटा लिखा, यहाँ पर आपने आई की वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी। उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिख ले, फॉर एग्जांपल कोई भी
फंक्शन लिखते हो, फॉर एग्जांपल फंक्शन 1, उसके अंदर आप क्या करते हो, आई की वैल्यू क्या कर देते हो, यहाँ पर 20 कर देते हो। उसके बाद आप क्या लिखते हो, कोई दूसरा फंक्शन लिखते हो, फंक्शन 2, उसके अंदर आप क्या करते हो, आई की वैल्यू 30 कर देते हो। ठीक है, तो अगर आपका ये वेरिएबल है वो स्टैटिक नहीं रहता, मतलब हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ होता, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पर, तो जब कभी भी आपका जो वेरिएबल है वो स्टैटिक नहीं रहता है, तो क्या करना होता है आपको, उसको हर एक जो भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, मतलब जो भी स्कोप है आपका, ठीक है, उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड मतलब सेम नाम का वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपने आई का यूज किया मेन के अंदर, तो उसको मेमोरी में लोकेशन अलग मिलेगा। फॉर एग्जांपल वो 1000 नाम का जो भी मेमोरी एड्रेस है वहां पर उसको लोकेशन मिला और उसकी वैल्यू वहां पर स्टोर हो गई। अगर ये स्टैटिक नहीं है उस केस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और फंक्शन 1 के अंदर भी आपने फिर से आई वेरिएबल का यूज किया, तो उसमें फंक्शन 1 के लिए जो भी आई वेरिएबल है उसको मेमोरी में एड्रेस मिला, फॉर एग्जांपल 1004, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। और सेम वे में फंक्शन 3 के लिए वहां पर हो गया, तो उसको मिली 1000 फॉर एग्जांपल 6 आई वेरिएबल के लिए, तो और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। तो जब आप आई की वैल्यू मेन फंक्शन से एक्सेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर आप फंक्शन 1 के अंदर एक्सेस करोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 20 मिलेगी। और जब आप फंक्शन 2 के अंदर उसको एक्सेस करोगे तो आपको उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वहां पर 30 मिलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सिनारियो में होगा। सिंपल सिनारियो में क्या होगा, हर एक वेरिएबल में मतलब जब भी उसका स्कोप चेंज होगा तो उसके लिए क्या होगा, मेमोरी में फिर से अलोकेशन होगा और उसको नया एड्रेस मिलेगा हर एक टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे किसी भी वेरिएबल के आगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उस टाइम पे मेमोरी के अंदर एक ही लोकेशन के ऊपर पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल है उसका क्या होगा, वहां पर अलोकेशन होगा। फॉर एग्जांपल 1000 पर हुआ है, ठीक है, तो ये जो आई वेरिएबल है उसका जो मेमोरी में अलोकेशन वहां पर होगा। ठीक है, तो जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज करोगे तो उस टाइम पे मेमोरी में एक ही बार उसको अलोकेशन होगा, और उसके बाद जो कितने भी चाहे फंक्शन हो उसको वो क्या कर सकते हैं, सेम लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसकी जो वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मेन फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, 10 हुई, तो यहाँ पर जो हमारा मेमोरी में जो भी लोकेशन होगी वहां पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 वहां पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फंक्शन 1 के अंदर कुछ भी प्रोसेसिंग हुआ और आई की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, तो यहाँ पर जो 10 वैल्यू थी वो चली जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शन 2 है, उसमें कुछ भी आई का प्रोसेसिंग हुआ और उसकी वैल्यू क्या हो गई, वहां पर 30 हो गई, तो अभी हमारा जो आई का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 20 निकल के 30 आ जाएगा। तो लेटेस्ट में जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इन शॉर्ट, जब कभी भी आप कोई भी जो वेरिएबल है उसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो उस पूरे वेरिएबल को उस पर्टिकुलर जो भी प्रोग्राम है, आपका फाइल है, उसमें जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं वो सारे फंक्शन के थ्रू को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और वो सभी फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि सभी फंक्शन कहाँ से वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, तो कि जो हमारा 1000 नाम का जो भी एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है, वहीं पर से वो क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी फंक्शन 1 के थ्रू उसकी वैल्यू 20 हो गई, तो मेन में वापस जाओगे तो भी वहां पर वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। ठीक है, तो जब कभी भी आप स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हो तो उसकी वैल्यू
थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या होगी, हर एक फंक्शन से हम एक्सेस कर पाएंगे और उसकी सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होगी। यह क्या हुआ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक ही कॉपी क्रिएट हुई, मतलब एक ही जगह उसका स्टोरेज है। अगर सिंपल वेरिएबल होगा तो उसका क्या होगा, मल्टीपल कॉपी क्रिएट होगी और हर एक कॉपी में क्या होगा, उसका वैल्यू अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है सबको स्टैटिक कीवर्ड? यस और नो? यस सर। ओके, तो अभी हम इसको प्रोग्राम के जरिए देखते हैं कि किस तरीके से स्टैटिक काम करता है। तो हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम aw.c फाइल नेम दे देते हैं हम इसका। आपको कोई दूसरा एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है ना आज? नो सर। नो सर। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद में फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीजर आई लिख देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेन फंक्शन में अपना बना देता हूँ void main। अभी मैं मेन के अंदर क्या करूँगा, i इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ और उसके बाद में क्या कर देता हूँ, i की वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूँ %d। आगे लिख देता हूँ कि इनसाइड मेन, और मैं i की वैल्यू को क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ और देखता हूँ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इनसाइड मेन जो भी हमारी वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमने जो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो हमारा, ओके एक और बात, ठीक है, अब तक जो हम सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे वो कहाँ करते थे, विद इन द मेन करते थे, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर करते थे। तो उसका स्कोप लिमिटेड कहाँ तक हो जाता था, ये जो फंक्शन है वहां तक वो क्या हो जाता था, लिमिटेड हो जाता था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वेरिएबल है उसको बाहर लिखते हैं। तो वो क्या होगा, उसके बाहर भी जो भी फंक्शन होंगे उसके अंदर हम उसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी हम दूसरे फंक्शन लिखते हैं और उसके जरिए हम क्या करेंगे, हमारा जो आई वेरिएबल है उसको हम एक्सेस करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ फंक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन कर देते हैं कि void डिस्प्ले 1, ठीक है, और void डिस्प्ले 2, ये दो नाम के फंक्शन हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाद में यहाँ पर इसको डिफाइन कर देंगे। तो void डिस्प्ले 1, यहाँ पर हम i की वैल्यू क्या कर देते हैं, 20 कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, printf परसेंटेज d, और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं कि इनसाइड डिस्प्ले 1। अब हम क्या करेंगे, इसको i को प्रिंट कर देंगे और लास्ट में हम क्या करते हैं, void डिस्प्ले 2, यहाँ पर हम ओके, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले डिफॉल्ट i की वैल्यू क्या कर ले लेते हैं, इनिशियलाइजेशन 10 से कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि i इज इक्वल टू i प्लस 10 करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 5 करते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 3 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे
inside display percentage d और I। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पर। ओके, हमें आउटपुट क्या मिला यहाँ पर 20 मिला, बाकी दोनों का आउटपुट हमें नहीं मिला। कोई बता सकता है क्यों नहीं मिला? सर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। हाँ, हमने फंक्शन डिक्लेयर तो कर दिया और डिफाइन भी कर दिया, लेकिन कॉल नहीं किया है। तो कॉल हमें कहाँ करना है? मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल करना है। तो यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं display1 एंड display2। ठीक है, तो फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखो हमें आंसर क्या मिल रहा है। जो हमारा वेरिएबल था उसको हम क्या कर देंगे, हर एक जगह से एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 20 हो गई, सेकंड में उसकी वैल्यू क्या हो गई, 25 हो गई, और थर्ड में उसकी वैल्यू क्या हो गई, 28 हो गई। समझ में आ रहा है सबको? Yes, यहाँ sir. पर यस सर। यहाँ पर जो हमारा ये इंटीजर वेरिएबल है कौन सा टाइप का है, तो कि स्टैटिक टाइप का है। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल कौन से टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है, मतलब उसकी एक ही कॉपी क्रिएट होगी। तो कभी भी आपके प्रोग्राम में ऐसा हो कि कोई भी एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, एक से ज़्यादा फंक्शन के अंदर उसको यूज़ करना है और उसके अंदर आपको अपडेशन भी करना है, मतलब मैनिपुलेशन करना है उस वेरिएबल की वैल्यू को। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्या करना होगा, उसको डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमने यहाँ पर जो आई वेरिएबल यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल दूसरी किसी फाइल में से हमें उसको निकालना है, कोई एक वेरिएबल को एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरी एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं कि data.c। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटीजर j इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 15 यहाँ पर लिखा है। सिर्फ ये फाइल के अंदर यही चीज इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप कब यूज कर सकते हो, अभी हम देखेंगे। पहले हमें क्या करना है, ये जो data.c नाम का जो भी फाइल है, उसके अंदर ये जो j नाम का वेरिएबल की वैल्यू है, उसको हमें क्या करना है, हमारे ये जो फाइल है उसके अंदर हमें उसको क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे एक्सटर्न। ये आपको कहाँ से लाना है, बाहर से लाना है। कहाँ से बाहर से लाना है, तो कि जो डेटा नाम की जो भी फाइल है वहां से आपको लाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंटीजर ये यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर देना होगा। लेकिन कंपाइलर को पता तो चलना चाहिए कि ये जो जे है उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, क्योंकि तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस फाइल को यहाँ पर हमें इंक्लूड करवाना होगा। तो इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पर data.c करके। ठीक है, तो data.c फाइल हमने इंक्लूड कर दी, उसमें से हमने जो भी जे की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जे की वैल्यू हम हमारे प्रोग्राम में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो जे की वैल्यू आ रही है, हमें मिल रही है, वो हम कहाँ पर डाल रहे हैं, हमारी आई जो है वैल्यू, उसको हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो जे की वैल्यू है वो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आई की वैल्यू के अंदर रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं। तो हम प्रोग्राम को इनिशियलाइजर एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, तो ये क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। पहले अभी हम क्या कर लेते हैं, जे लिख लिया हमने, तो सिंपल अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जे को ही प्रिंट करवा के देखते हैं कि आउटपुट मिलता है कि नहीं। देखो ये तो एक्सटर्न बोलता है क्या है कि आपको कांस्टेंट
कोई भी होगा उसी वेरिएबल को ये वैल्यू क्या हो सकती है, असाइन हो सकती है। अदरवाइज आप उस वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने किसी भी फॉर्मूला के अंदर उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली उसको प्रिंट करवा दिया, जो हमारा मेन फंक्शन था उसके अंदर हमने जे की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, तो वो हमें कितनी मिली, 50 मिली। यहाँ पर देखो जे की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल रही है, हमने यहाँ पर क्या किया, जे की वैल्यू को मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाया। हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने कहीं पर भी जो जे वैल्यू है उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। हमने उसको कहाँ से लिया, तो कि जो data.c नाम की जो भी फाइल है उसके अंदर से हमने उसको लिया हुआ है और हमें उसकी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके। तो यहाँ पर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा जो सिलेबस का जो टॉपिक था वो सारे मोस्टली कवर हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको जो कल संडे की छुट्टी है उसमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो मंडे होगा लैब सेशन हमारा, तभी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, संडे की छुट्टी है, अगर आपके पास फ्री टाइम रहता है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में सोचना है। टास्क मैं आपको देता हूँ, किस तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे। ये अगर आप प्रैक्टिकली डायरेक्टली इम्प्लीमेंट ना कर पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, पेपर वर्क करना है पहले, ठीक है। तो टास्क क्या है हमारे पास, तो कि जो बैंकिंग सेक्शन होता है, ठीक है, बैंक होता है, उसमें मेजरली दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एक तो क्या होता है, जो आपकी अमाउंट है वो क्रेडिट होती है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अमाउंट है वो आपकी डेबिट होती है, ठीक है। कहाँ से होगी, तो कि जो भी अकाउंट्स होंगे अलग अलग, वहाँ से वो क्या होता है, अमाउंट क्रेडिट होता है और डेबिट होता है। तो ये जो ऑपरेशन है वो मेजरली परफॉर्म होता है बैंक के अंदर, ठीक है। और ये जो अकाउंट्स है, ठीक है, वो किसके होंगे, बैंक के अंदर जितने भी कस्टमर होंगे, ठीक है, उसके सारे अकाउंट होंगे। तो ये अकाउंट के अंदर आपका डेटा भी होगा। तो डेटा कहाँ पर होगा आपका, तो फॉर एग्जांपल कोई एक फाइल है डेटा डॉट टीएक्सटी नाम की जो फाइल है उसके अंदर सारे कस्टमर का डेटा रहेगा। तो वो कौन से फॉर्मेट में रहेगा डेटा, तो पहले तो होगा अकाउंट नंबर होगा कस्टमर का, फिर उसका नाम होगा और लास्ट में उसका जो भी बैलेंस रहेगा करंटली वो होगा। तो इस फॉर्मेट में सारे जो भी कस्टमर है या फिर अकाउंट होल्डर है किसी भी पर्टिकुलर बैंक की पर्टिकुलर ब्रांच में, उन सारे कस्टमर का डेटा यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में इस फॉर्मेट के अंदर क्या किया गया है, स्टोर किया गया है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं कि जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तभी जो भी data.txt फाइल के अंदर जितना भी डेटा रहेगा उसको वो क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए और उसके बाद रेडी रहना चाहिए। रीड करने के बाद वो रेडी रहना चाहिए किसके लिए, तो कि अगर क्रेडिट का ऑपरेशन करना है या फिर डेबिट का ऑपरेशन करना है तो उसके लिए आपका प्रोग्राम रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दूसरा क्या होना चाहिए कि चॉइस होनी चाहिए, किसकी चॉइस होनी चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तीसरा, कौन से अकाउंट के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये चीज़ भी होनी चाहिए। अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, सारे के सारा अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर
सबके डेटा चेंज हो जाएंगे। तो कौन से अकाउंट में हमें क्रेडिट या डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये भी आपके प्रोग्राम के थ्रू होना चाहिए। फिर अगर कुछ भी हो जाता है, आपका प्रोग्राम क्या होना चाहिए, रन until यूजर एग्जिट इट। आपका प्रोग्राम क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके प्रोग्राम में एक बार आपने एग्जीक्यूट किया, एक बार सारा ऑपरेशन हो गया, क्रेडिट या फिर डेबिट का एक ही ऑपरेशन हुआ और उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे 3 ऑपरेशन करने हैं 1 बाय 1 तो 3 ऑपरेशन में कर सकता हूँ। अगर मुझे 4 ऑपरेशन करने हैं तो मैं 4 ऑपरेशन कर सकता हूँ। उसमें कोई लिमिट नहीं है, फिक्स लिमिट नहीं है कि कितने ऑपरेशन करने हैं। ठीक है। सुबह बैंक फॉर एग्जाम्पल आपका 10:30 को ओपन होता है और शाम को 5 PM को क्लोज हो जाता है। तो बैंक में जो क्लर्क रहता है, जो भी अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट का ऑपरेशन होता है, उसको पता नहीं रहता है कि आज मेरे पास कितने लोग आएंगे तो मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको एग्जिट कब करना है ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जिट एज ए इनपुट के तौर पे देता हूँ या फिर कोई भी इंटीजर नंबर देता हूँ जो कि एग्जिट का काम करेगा। फॉर एग्जांपल 4, जब मैं 4 एंटर करता हूँ चॉइस में, ठीक है, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अगर मैं एग्जिट कीवर्ड डालता हूँ तो भी प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो आपका प्रोग्राम को एग्जिट कब करना है, उस कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। कितनी टाइम्स रन करना है, वो आपको इनफाइनाइट टाइम रन करते रहना है। कब तक, जब तक आप इनपुट में एग्जिट ना दो तब तक। ठीक है। उसके बाद जो 5th ऑपरेशन आएगा कि जो भी अपडेशन हुए हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी अकाउंट में आपने क्रेडिट किया, किसी दूसरे अकाउंट में आपने डेबिट किया, वो सारे क्या होने चाहिए, अपडेशन मतलब चेंजेस सेव्ड इन, जो भी हमारी data.txt फाइल है कि जिसके अंदर से हमने डेटा रीड किए थे, उसमें वो क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज 9 बजे या फिर 9:30 बजे या फिर 10:30 बजे मैंने क्या किया, डेटा वहाँ से रीड किया। उसके बाद मैंने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए, फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर 1075 वाला जो भी कस्टमर है, वो अपने अकाउंट में से 2000 रुपये निकाल के ले गया है आज, तो उसके अकाउंट में 2000 रुपये कम होने चाहिए। जब मैं फिर से दोबारा कल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तभी, या फिर उसके बाद। ठीक है। तो ये कब होगा, ये जो चेंजेस हुआ है वो आपको कहाँ करना होगा, वापस से फाइल के अंदर चेंज करना होगा। अदरवाइज फाइल में रीड कर लिया है लेकिन चेंज नहीं किया है, तो फिर दूसरी सुबह या फिर दूसरे दिन जब कभी भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओगे, तो ये जो अकाउंट होल्डर है उसका बैलेंस वहाँ तो कम हुआ ही नहीं होगा, उसके खाते में जितनी भी पहले रकम थी उतनी ही रहेगी। तो ये भी चेंजेस क्या होने चाहिए, आपके जो भी टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर सेव होने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? सिंपल मॉड्यूल एक ही मॉड्यूल है, उसमें आपको क्रेडिट और डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके लिए आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अब तक जितने भी कंसेप्ट आपने सीखे हुए हैं, उसमें से किसी भी कंसेप्ट का आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये जो हमारा टास्क है वो क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? सर हाँ सर वो अपडेशन वाला है ना, वो फिर से रिपीट करो ना। ओके। अपडेशन वाला मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल आज कौन सा डेट है हमारा, 17 है। ठीक है। 17 को ये जो अकाउंट नंबर 1075 है, ठीक है, जिस भी पर्सन का ये अकाउंट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल करंट बैलेंस कितना है, 5000 है। उसमें से वो क्या करता है, 2000 आज के दिन में डेबिट कर लेता है। ठीक है। 17 जुलाई को आज के दिन वो क्या करता है, 2000 डेबिट करता है।
तो बाकी अभी उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, तो कि 3000। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है वो आपको कहाँ पर करने होंगे कि आपके जो भी फाइल है data.txt के जिसके अंदर आपने बैलेंस वाला कॉलम रखा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि ये जो 5000 आपने रीड किए थे यहाँ पर, वो कहाँ से रीड किए थे, उसी फाइल में से रीड किए थे data.txt में से। ठीक है, तो उसी फाइल में आपको चेंज तो करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करोगे तो फिर से जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी उसका अकाउंट में कितना बैलेंस आ जाएगा, 5000 ही रहेगा। बल्कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। मतलब डेटा को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो कि आपकी जो data.txt नाम की जो फाइल है वहां पर उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। और किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। और किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो सब लोग ट्राई करना। ठीक है, डायरेक्टली सब लोग प्रोग्राम परफॉर्म ना कर सको तो कोई बात नहीं, पहले आप अल्गोरिदम से सोल्व करने की ट्राई करना, या फिर फ्लो चार्ट बना लेना जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखे थे उसके हिसाब से, या फिर आपको रफ वर्क में जैसे भी आपको कन्वीनियंट रहता है उस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकालना 1 बाय 1 स्टेप में। और मंडे को जब हमारा लैब सेशन होगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या ट्राई की हुई है। ठीक है, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, मुझे ही बताना होगा। लेकिन आप लोग ट्राई करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि आप लोगों ने कुछ तो मेहनत की है यहाँ पर संडे को। ठीक है, ओके तो आज के सेशन में ओके किसी सर। को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी।